हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सॉन्दर्स की कुछ क्वेश्चंस दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर नॉर्सिट एग्जाम। सो लेट्स do the question. First question is, the nurse is monitoring a client who is receiving a blood transfusion. When the client reports diaphoresis, warmth and a backache, the nurse should take which action? Select all that apply. जो नर्स है वो मॉनिटर कर रही है एक पेशेंट को जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिसीव हो रहा है एंड उस पेशेंट को डायफोरेसिस वार्मथ एंड बैकएक भी है। सो नर्स शुड टेक विच एक्शन, क्या क्या एक्शन नर्स को लेना चाहिए। सो वी हैव टू सिलेक्ट ऑल दीज: रिमूव द आईवी कैथेटर, डॉक्यूमेंट द अकरेंस, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूशन, कॉन्टैक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड हैंग 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सबसे पहले अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स अगर होते हैं, ये रिएक्शन होती है, तो हमें सबसे पहले उसको स्टॉप करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमें कांटेक्ट करना है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और कंटिन्यू एनएस भी फिर हमें देना है पेशेंट को। इसमें आंसर होगा 2, 3, 4, 5। आंसर है डॉक्यूमेंट। हमें आईवी कैथेटर रिमूव नहीं करना, क्योंकि वो जब तक डॉक्टर या फिजिशियन उसको प्रेस बोलेगा नहीं तब तक हम रिमूव नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑकरेंस, डॉक्यूमेंट द ऑकरेंस, हाँ बताना है, ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए नेसेसरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑन द स्पॉट और इमीडिएट हमें रिमूव स्टॉप करना है। देन प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना है एंड 5th इज एनएस देना है। ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse assess a client with a diagnosis of rib fracture to identify the risk for potential complication. एक नर्स है, उसने एक क्लाइंट को असेस किया है जिसकी डायग्नोसिस है रिब फ्रैक्चर की। तो हमें टू आइडेंटिफाई द रिस्क फॉर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उस पेशेंट को जिसके रिब फ्रैक्चर है। नर्स नोट्स दैट client has a history of emphysema. After the assessment, nurse ensure that which of the intervention are documented in the plan of care. Select all that अप्लाई। नर्स ने ये भी नोट किया कि उसकी हिस्ट्री एम्फाइसीमा की भी है, एंड आफ्टर द असेसमेंट उसने इंश्योर किया कि क्या क्या इंटरवेंशन है वो डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में वो सब सिलेक्ट करना है। मेंटेन द क्लाइंट इन अ पोजीशन ऑफ कंफर्ट, कलेक्ट स्पूटम स्पेसिमेन एट आवर ऑफ स्लीप, offer medication to suppress the cough as needed, administer small frequent meals with plenty of fluids, have the client cough and breathe deeply 20 minutes after the medication is given, administer 4 to when the client pulse oximetry drops below। इसमें हमें मेंटेन करना है क्लाइंट्स को इन द पोजीशन ऑफ कंफर्ट, क्योंकि एम्फाइसीमा है तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी से बचाने के लिए पेशेंट को हमें सबसे पहले सेमी फोलर और हाई फोलर पोजीशन देनी है। फिर उसके बाद हमें एडमिनिस्टर करना है, इसमें सेकेंड है कलेक्ट स्पूटम स्पेसिमेन एट आवर ऑफ स्लीप, मतलब कि बिफोर एट द आवर ऑफ स्लीप कभी भी हम स्पूटम स्पेसिमेन तो करते ही नहीं है, बिकॉज इट always collects sputum specimen early morning. Offer medication to suppress the cough as needed. हम कफ को क्यों सप्रेस करेंगे, उससे ज़्यादा तो सिक्रेशंस इकट्ठी हो जाएगी और ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, तो और ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। तो सेकेंड एंड थर्ड तो नहीं आएगा। फिर एडमिनिस्टर स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स विद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, तो हमें स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील देना है, क्योंकि हम एक्सेसिव भी एक साथ में नहीं दे सकते। स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील देना है विद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। और फिफ्थ इज हैव द क्लाइंट कफ एंड ब्रीथ डीपली 20 मिनट्स आफ्टर द पेन मेडिकेशन इज गिवन। अगर कफ करता भी है पेशेंट और उसको बोलना है कि हमें डीप ब्रीथिंग लेने के लिए 20 मिनट्स आफ्टर द पेन मेडिकेशन इज गिवन। सिक्स, एडमिनिस्टर 4 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विद द क्लाइंट्स पल्स ऑक्सीमीटर ड्रॉप्स बिलो 90। तो हमें कभी भी ऐसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी वाले पेशेंट को हम कभी भी 4 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन नहीं देते, क्योंकि इसमें हमेशा एडमिनिस्टर करते हैं हम 2 to 4 और 1 to 4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। आंसर इज 1, 4, 5। नेक्स्ट इज, a client has given a prescription to begin using nitroglycerin transdermal medication patches। एक prescription दिया है पेशेंट को एंटी-जी का transdermal patches से। The nurse instructs the client about this medication administer system and provides which information। नर्स को इंस्ट्रक्ट करना क्लाइंट को अबाउट क्या है इस मेडिकेशन का, एंड प्रोवाइड विच इन्फॉर्मेशन, और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई न्यू मेडिकेशन पैच एवरी 7 डे, हर 7 दिन में न्यू मेडिकेशन पैच लगाना है। नहीं, अप्लाई अ न्यू मेडिकेशन पैच इन द मॉर्निंग, हाँ
इस मेडिकेशन पैच को हमें मॉर्निंग में लगाना होता है। कीप अ पैच इन प्लेस फॉर 12 to 16 आवर्स और एज डायरेक्टेड, जैसे डॉक्टर ने बोला उतने टाइम के लिए, और कीप अ पैच इन प्लेस फॉर 12 to 16 आवर्स इन रखते हैं। वेट 1 day टू अप्लाई न्यू मेडिकेशन पैच इफ बिकम डिसलॉज, नहीं अगर डिसलॉज हो गया तो उसी टाइम दूसरा पैच हमें यूज़ करना होता है। प्लेस द मेडिकेशन पैच इन द एरिया ऑफ स्किन फॉल टू प्रमोट बेटर एड्रेस, नहीं। सो आंसर इज 2 and 3. Now the next question is, a 9-year-old child is newly diagnosed with type 1 DM. The nurse is planning for home care with child and the family and determines that which is an age appropriate activity for health maintenance. So एक 9-year-old child को diagnose किया type 1 diabetes mellitus से. So nurse ने plan किया home care के लिए चाइल्ड और उसकी फैमिली को, एंड डिटरमाइन दैट विच इज़ एन एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, मतलब कौन सी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, क्योंकि 9 साल का बच्चा है। एडमिनिस्टर इंसुलिन ड्रॉन अप बाय एन एडल्ट, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन विद एडल्ट सुपरविजन, हाँ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन में तो जो भी पेशेंट है उनको सीखना पड़ता है। मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन विद रिगार्ड टू स्लाइडिंग स्केल कवरेज ऑफ इंसुलिन, इंडिपेंडेंट डिसीजन कभी नहीं ले सकते। हैविंग एन एडल्ट असिस्ट इन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, नहीं ज़रूरी नहीं है, सो आंसर इज 2. Next is, the nurse teaches a pregnant client to perform Kegel exercise, which statement by the client indicate an understanding of the purpose of these type of exercise. The exercise will help reduce backache. The exercise will help prevent ankle edema. The exercise will help strengthen the pelvic floor, and the exercise will help prevent UTI. So Kegel exercise हमेशा pelvic floor को strengthen करने के लिए use करते हैं, तो answer is 3rd. Next is, the primary healthcare provider prescribes 650 milligram of antibiotic to an administer IV. ये तो क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, सो इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। इस पे क्या है कि प्राइमरी हेल्थ के प्रोवाइडर उसको 650 मिलीग्राम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया है और आईवी देनी है हर 6 घंटे में। मेडिकेशन लेबल रीड एज इतने ml बैक्टीरियोस्टैटिक पाउडर 2 ग्राम इन 5 लीटर। सो हाउ मेनी ml शुड द नर्स विड्रॉल फ्रॉम द वाइल फॉर 1 डोज। सो ये मैथमेटिक क्वेश्चन है, सो इसमें बेसिकली हम अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इधर आता है डिजायर्ड डोज अपॉन में अप्रोबेबल डोज इनटू वॉल्यूम। सो ये नॉर्मल फॉर्मूला है। तो डिजायर्ड डोज हमें कितना दिया है, हमें दिया 650 मिलीग्राम डिजायर्ड डोज है, और हमें देनी कितनी है, अवेलेबल डोज हमें कितनी दे रखी है 2 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। सो 2000 मिलीग्राम हो जाएगा। और ml कितना दे रखा है 5 ml। वो हमें 4.8 ml वाला बैक्टीरियोस्टैट तो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो बस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए है। फिर हम इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आएगा 1.6 ml। सो आंसर इज 1.6 ml. The child with a diagnosis, next question, a child with a diagnosis of sickle cell disease is admitted to the hospital for treatment of vaso-occlusive pain crisis. The nurse should plan for which intervention in the care of client. Select all that apply. सो एक चाइल्ड है, उसको डायग्नोस किया सिकल सेल डिसीज़ से। सो सिकल डिसीज़ में अगर एडमिटेड होता है तो हमें उसका जो ट्रीटमेंट है वो वेसो ओक्लूसिव पेन क्राइसिस है। बहुत सारे क्राइसिस होते हैं सिकल सेल में, और वन ऑफ द क्राइसिस वेसो ओक्लूसिव पेन क्राइसिस। द नर्स शुड प्लान फॉर विच इंटरवेंशन, तो क्या इंटरवेंशन प्लान करना है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर मेपेरिडिन, परफॉर्म फ्रीक्वेंट पेन असेसमेंट, और एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड। तो इसमें जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो सारी करनी है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, हाँ सिकल सेल एनीमिया में फ्लूइड वैसे ओक्लूसिव क्राइसिस हो गया है, तो उसमें हमें फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सिकल सेल डिसीज़ में ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर मेपेरिडिन, पेन अभी नहीं, मेपेरिडिन हम नहीं दे सकते क्योंकि चाइल्ड है। एंड देन परफॉर्म फ्रीक्वेंट पेन असेसमेंट परफॉर्म करना है। देन एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, और हमें आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। सो इसमें रीजन भी दे रखा है, मैनेजमेंट ऑफ द सीवियर पेन दैट अकर्स विद वैसे क्राइसिस इंक्लूड फ्रीक्वेंट पेन असेसमेंट एंड द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपियोइड्स एनाल्जेसिक लाइक मॉर्फिन, सल्फेट और हाइड्रोमॉर्फिन। Fluids are necessary to promote hydration, so options related to delivery of fluid are appropriate. Oxygen is administered to increase tissue perfusion. Meperidine is contraindicated because of its side effect and increased risk of seizure. So meperidine को हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें सीजर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमें बस एक स्ट्रॉन्ग ऑपियोइड देना है लाइक मॉर्फिन। नाउ नेक्स्ट, न्यूबॉर्न इन्फेंट रिसीव द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ। एक न्यूबॉर्न इन्फेंट है, उसको पहला डोज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का हमने दे दिया 12 घंटे के अंदर, जब उसका जन्म हुआ था। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेरेंट रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर दिस वैक्सीन एंड शुड टेल द पेरेंट दैट द सेकंड वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट विच टाइम पीरियड। सो इंस्ट्रक्ट करना नर्स को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, और सेकेंड वैक्सीन उसको कब एडमिनिस्टर करनी है तो हमें बताना है
3 years of age and then during the adolescence year, 8 months of age and then 1 year after the initial dose, 6 months of age and then 8 months after the initial dose, then 1 to 2 month of age and then 6 months after the initial dose. So जो वैक्सीन है उसको अगर क्या बोलते हैं, इसमें 3 इम्यूनाइजेशन होते हैं। एक देते हैं हम बर्थ में, फिर उसके बाद देते हैं सेकेंड हम देते हैं 1 to 2 months ऑफ एज, और फिर उसके बाद तीसरा जो देते हैं जो इनिशियल डोज था उसके 6 महीने के बाद। तो हम इसमें आंसर आएगा 1 to 2 months ऑफ एज एंड देन 6 months आफ्टर द इनिशियल डोज। सो ये आंसर होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट हुज मदर टेस्ट नेगेटिव फॉर हेपेटाइटिस बी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ 3 इम्यूनाइजेशन। पहला बर्थ, दूसरा 1 to 2 months ऑफ एज, तीसरा 6 months आफ्टर इनिशियल डोज। एन इन्फेंट हुज मदर टेस्ट पॉजिटिव रिसीव हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन अलॉन्ग विद द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन within 12 hours of birth. So next question, which manifestation associated with thyroid storm indicate the need for immediate nursing intervention? So कौन सा manifestation है जो thyroid storm से associated है that need for immediate nursing intervention? Polyuria, nausea and severe headache, polydipsia, translucent skin and obesity, fever, tachycardia and systolic hypertension, and profuse diaphoresis and flushing and constipation. So इसमें आंसर होगा फीवर, टेकिकार्डिया एंड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, क्योंकि जो थायराइड स्टॉर्म की जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वही होता है फीवर हो गया तो आपका टेकिकार्डिया होगा एंड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। सो इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन कॉज अ रैपिड इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि थायराइड हार्मोन बढ़ गया है, थायराइड स्टॉर्म मीन्स एक्सेसिव थायराइड हार्मोन, तो रैपिड इंक्रीज हो गया तो मेटाबॉलिज्म में जो थायराइड होता है वो मेटाबॉलिज्म को चलाता है, तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा। फिर देयर बाय कॉजिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ थायराइड स्टॉर्म सच एज फीवर, टेकिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। व्हेन दीज साइन प्रेजेंट देमसेल्व्स द नर्स मस्ट टेक एक्शन quickly to prevent deterioration of client's health because death can ensue. Priority intervention includes maintaining a patent airway and stabilizing the hemodynamic status. The remaining options do not indicate the need for immediate nursing intervention, nor are they associated with thyroid storm. Now the next question. A client is hospitalized for ingesting an overdose of acetaminophen. The nurse prepared to administer which specific antidote for this medication overdose? तो एक क्लाइंट है उसको ओवरडोज हो गया एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन क्या होता है? एसिटामिनोफेन इज़ लाइक एस्पिरिन हो गया। सो नर्स क्या उसका एंटीडोट देगी, तो उसका एंटीडोट क्या होता है? एन एसिटाइलसिस्टीन। तो आंसर इज एन एसिटाइलसिस्टीन। फ्लूमाजेनिल किसका होता है? बेंजोडाइज़ेपाइन का, तो ये नहीं होगा। और जो फेंटोनाडियोन होता है वो होता है वारफरिन सोडियम का एंटीडोट। और एन एसिटाइलसिस्टीन हो गया एसिटामिनोफेन का। और नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो होता है कि अगर कोई ओपियोइड्स का एंटीडोट हो गया। The nurse is caring for a client. Next question. The nurse is caring for a client at risk for suicide. Which client behavior best indicate that client may be contemplating suicide? Sharing that she or he is finally happy, sitting and crying for long period of time alone, long period of time, preferring to spend long periods of time alone, reporting a variety of sleep pattern disturbance. So जब भी एक सुसाइड के रिस्क में होता है पेशेंट, और इसमें पूछा कि बेस्ट कौन सी लाइन है जो इंडिकेट करे द क्लाइंट में कंटेम्पलेटिंग टू सुसाइड, मतलब कि सुसाइड कर सकता है, क्योंकि एट द एंड सुसाइड जब वो प्लान कर लेता है तो पेशेंट अपने सारे अपने जो भी करीबी चीज़ें होती है वो सब कुछ दूसरों को देता है और ज़्यादा हैप्पी शो करता है अपने आप को। तो फर्स्ट इज़ शेयरिंग दैट शी और ही इज़ फाइनली हैप्पी। सो ये आंसर होगा। The nurse notes that the client admitted after fainting is receiving olanzapine. Which disorder or condition should the nurse suspect the client is experiencing? Nurse ने नोट किया कि क्लाइंट एडमिट हुआ आफ्टर फेंटिंग इज रिसीविंग ओलेंजापिन, मतलब कि फेंट होने के बाद उसको ओलेंजापिन दिया। तो विच डिसऑर्डर द नर्स सस्पेक्ट? तो कौन सा ओलेंजापाइन हम जो देते हैं, इट इज़ अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन दैट इज़ गिवन इन स्किज़ोफ्रीनिया पेशेंट। सो साइकोटिक डिसऑर्डर में देते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में है स्किज़ोफ्रीनिया, और ये क्या है? ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। सो आंसर इसका होगा स्किज़ोफ्रीनिया। सो दिस ऑल इज़ फॉर टुडे। सो अगर आपको और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं सो मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपलोड करूँगी। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर नॉसिट।